स्वागत है आप सभी का संदीप सर ये यूट्यूब चैनल में हमसे जुड़े हुए मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लेगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से हो सके। दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं, फिर से हमारे चैनल पर यूट्यूब पर आपका सेशन का आगाज हो चुका है, तो फटाफट से सारे विद्यार्थी जुड़ जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में होने वाली तमाम महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएं, एमपी पटवारी, एमपीएसआई, वन रक्षक, नगर निगम, ग्रुप 4 इन सभी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए जीरो लेवल से हिंदी का शानदार सेशन ट्रिक के माध्यम से हमारे चैनल पर कराया जाता है। चलिए तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब बात कर ले भाई साहब, आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल क्वाट से, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या आज का मोटिवेशनल क्वाट कि भाई जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर में दोस्तों ऐसा जुनून चाहिए, या आसमान भी आएगा जमी पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए, इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, तो इस जवान संदेश के साथ मैं संदीप गौर आप सभी का स्वागत करते आज के अपने जानदार शानदार सेशन का आगाज करता हूं। चलिए दोस्तों, हमारी पुरानी कक्षाओं की बात करें तो मैंने आपको संधि वाला हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, संधि में स्वर संधि के पांचों भेद और व्यंजन संधि पढ़ा चुका था। आज हम स्वर संधि के बाद, व्यंजन संधि के बाद अंतिम जो संधि है विसर्ग संधि पर चर्चा करने वाले हैं। अब विसर्ग संधि से पढ़ने से पहले आज इसे शानदार मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। चलिए बात करें विसर्ग संधि में। देखिए संधि मैंने आपको कहा था, संधि का मतलब होता है योग, मेल, मित्रता या मिलाप से होता है। और संधि का मतलब यदि मित्रता होती है तो मित्रता हमेशा में दोस्तों दो लोगों के बीच में होती है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि संधि में हमेशा कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। संधि हमेशा 2 पदों के मध्य होती है, और 2 पदों में भी यदि पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण योग करें और उनके योग से यदि किसी भी प्रकार का विकार या परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भाई साहब आपका संधि कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, संधि 2 पदों के मध्य होगी और पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के प्रथम वर्ण के मिलने से यदि किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन होगा तो उसे संधि कहते हैं। और यदि परिवर्तन नहीं होगा 2 वर्णों के मिलने से तो वहां पर संधि नहीं होगा, अर्थात क्या होगा? संयोग होगा। चलिए अब बात करें विसर्ग संधि की परिभाषा की, तो देखिए परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं, परिभाषा कहां से निकल के आएगी? ऐसा तो नहीं है कि भगवान श्री राम करके कहकर चले गए थे कि विसर्ग संधि की यही परिभाषा होगी तो हमें भी वही परिभाषा सौगंध के रूप में पढ़नी है। जी दोस्तों, ऐसा कतई नहीं होगा। तो बात करें सर वास्तव में विसर्ग संधि किसे कहा जाएगा, हर एक बिंदु को गहराई से मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए पहले पद की मैंने आपको कहा था वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, और संस्कृत में एक और वर्ण आ जाता है जिसे हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। इसका मतलब देखिए पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या क्या हो सकता है। सपोज कीजिए यदि पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर हो, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर हो सकता है, और बताइए क्या दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी स्वर रख सकते हैं क्या? नहीं। यदि दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी स्वर रखेंगे तो स्वर का योग स्वर से हो जाएगा और संधि आपकी कौन सी बन जाएगी? स्वर संधि बन जाएगी। इसका मतलब है स्वर का योग हम स्वर से नहीं करा सकते, तो फिर क्या होता है? क्या स्वर का योग व्यंजन से कराएंगे क्या? अब यदि स्वर का योग व्यंजन से करा दें तो संधि व्यंजन बन जाएगी। इसका मतलब स्वर के बाद या तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो सकता है? स्वर हो जाए, या फिर क्या हो सकता है बताइए? दूसरे पद का प्रथम वर्ण बताइए विसर्ग हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं विसर्ग का प्रयोग हमेशा वर्ण के अंत में होता है। तो कुल मिलाकर यहां पर परिभाषा के तौर पर हमेशा हम क्या रखेंगे? पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या हो जाए? स्वर हो जाए। या फिर ऐसी कंडीशन हो सकती है कि पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो जाए और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या हो जाए? व्यंजन हो जाए। क्या बताइए तीसरी स्थिति कभी ऐसी बनेगी क्या कि विसर्ग का योग विसर्ग से हो जाए? क्योंकि यहां तो विसर्ग हो सकता है किंतु दूसरे पद के प्रथम वर्ण में विसर्ग नहीं होगा। इसका मतलब या तो विसर्ग का योग स्वर से करा दीजिएगा या तो विसर्ग का योग व्यंजन से करा दीजिएगा। जैसे हम उदाहरण की बात करें, यहां पर मैंने लिखा है मनः धन अनुकूल, मनः धन अनुकूल, और दूसरा हमने उदाहरण लिख दिया यशः धन दा।
अब बताइए यहाँ पर दो स्थितियां दिखाई दे रही हैं आपको। पहले पद के अंतिम वर्ण में तो क्या दिखाई दे रहा है, विसर्ग दिखाई दे रहा है, यहाँ भी विसर्ग दिखाई दे रहा है। जबकि दूसरे पद का प्रथम वर्ण यहाँ पर क्या है, स्वर है। यहाँ पर दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, व्यंजन है। जब देखिए विसर्ग का योग चाहे स्वर से हो चाहे विसर्ग का योग व्यंजन से हो, हमेशा ध्यान रखेंगे विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, ओ हो जाएगा। विसर्ग का परिवर्तन किसमें होता है, ओ में होता है। अर्थात मनः धन अनुकूल बराबर मेरे विद्वान साथियों क्या हो जाएगा, मनोनुकूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनोनुकूल हो जाएगा। इस प्रकार बताइए यशधन दा बराबर क्या हो जाएगा, यशोदा। अरे यश को देने वाली मां तो क्या कहलाई, यशोदा कहलाई। अर्थात हमने देखा अरे चाहे विसर्ग का योग स्वर से करा लो, चाहे विसर्ग का योग किससे करा लो, व्यंजन से कराओ, हमेशा परिवर्तन तो विसर्ग में होता है। और मैंने कहा था जिस वर्ण में परिवर्तन होता है संधि का नाम उसी के नाम पर रखा जाता है। अर्थात यहाँ पर विसर्ग में परिवर्तन होने के कारण संधि क्या बन जाएगी, विसर्ग संधि बन जाएगी। चलिए अब बात करें सर विसर्ग संधि को पहचाने कैसे। कतई जहर, देखिए आपका ध्यान सिर्फ कमेंट पे नहीं होना चाहिए। आज कमेंट को ध्यान में ना रखकर हम सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करने वाले हैं, हमें कई सारा सिलेबस पूरा करना है। तो बात करें विसर्ग संधि की, ट्रिक नंबर फर्स्ट, विसर्ग संधि को भाई साहब रातों रात पहचानना सीखे। शानदार फैक्ट बता रहा हूं। तो ट्रिक नंबर यदि हम फर्स्ट की बात करें, देखिए विसर्ग संधि की जो ट्रिक है वो इसी में छिपी हुई है। शब्द क्या है, विसर्ग, और विसर्ग में कौन सा बनाया है, स। और आप सभी जानते हैं श कितने प्रकार के होते हैं, तीन। एक श षटकोण का होता है, एक आपका शक्कर का षटकोण का होता है, एक आपका स्वरोते का होता है। अर्थात और बताइए यहाँ पर क्या लगी है, र की रेप लगी हुई है। अर्थात आप यहीं से याद रखेंगे। अर्थात यदि किसी शब्द में आधा श शक्कर का मिल जाए, आधा श षटकोण का मिल जाए, आधा स स्वरोता मिल जाए, या र की रेप मिल जाए, और यदि वहां पर किसी अन्य संधि का नियम लागू ना हो, ना तो स्वर का ना तो व्यंजन का, तो ऐसे में संधि क्या बन जाएगी मेरे विद्वान साथियों, विसर्ग बन जाएगी। अर्थात अभी तक मैंने इतनी बात आपसे कही है कि हमारी जो ट्रिक नंबर फर्स्ट हो, यदि किसी शब्द में आपको आधे श शक्कर का मिल जाता है, आधे स षटकोण का मिल जाएगा, आधे स स्वरोते का मिल जाएगा, या फिर ह हल्का का, या फिर र की रेप मिल जाएगी, तो हमेशा हमेशा इन्हें हटाकर इनसे पहले क्या लगा दिया जाएगा, विसर्ग लगा दिया जाएगा। लो भाई साहब हमारी ट्रिक नंबर फर्स्ट बनकर तैयार हो गई। जैसे उदाहरणों की बात कर लें अब श से कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने लिख दिया दुशासन, क्या लिख दिया, दुशासन। दूसरा उदाहरण की बात कर लें और हम यहां पर निश्चित, और उदाहरणों की बात कर लें यहां पर हरिश्चंद्र। अन्य उदाहरण की बात कर लें चौथे नंबर पे हरिश्चंद्र के बाद अंत्येश चेतना। बताइए इन सभी शब्दों में आपको श शक्कर का आधा दिखाई दे रहा है, और हमने कहा था जहां पर भी श शक्कर का आधा होगा वहां पर संधि क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में करना क्या है, इन सभी को हटाकर उनका परिवर्तन किसमें कर देंगे, विसर्ग में कर देंगे। और विसर्ग का मतलब उससे पहले क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे। अर्थात दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा, दूहे धन आसन। क्या होगा, दूहे धन शासन, दूहे धन क्या हो जाएगा, शासन। इस प्रकार निश्चित में देखिए श से पहले क्या लगा दें, विसर्ग लगा दें और श को हटा दें, निह धन क्या हो जाएगा, चित हो जाएगा। इसी प्रकार हरिश्चंद्र में क्या होगा, हरि है धन चंद्र। क्या होगा, हरि है धन चंद्र। इसी प्रकार अंत्य चेतना, इस श को हटाकर इससे पहले क्या लगा दूं, विसर्ग लगा दूं, हरि है धन चंद्र, अंत है धन चेतना। अर्थात हम सिर्फ इतना सीखे हैं कि जहां पर भी श शक्कर का आधा होगा उसे हटाकर उससे पहले क्या लगा दो, विसर्ग लगा दो, आपका सिंपल आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए अब कुछ उदाहरण श षटकोण से देख लेते हैं। जैसे श षटकोण से हम कुछ उदाहरणों की बात करें, जैसे यहां पर मैंने पहला शब्द लिख दिया आविष्कार। पहला शब्द क्या लिख दिया, आविष्कार लिख दिया। और अन्य शब्दों की बात कर लें, एक हमने लिख दिया दुष्कर्म, तीसरा लिख दिया निष्कपट।
अब बताइए आविष्कार, दुष्कर्म, निष्कपट की, या फिर एक शब्द और ले ले यहां पर निष्कपट के बाद, यहां पर हम लिख दिया बहिष्कार, मतलब विरोध करना, बहिष्कार। अब बताइए इन सभी में आपको क्या दिखाई दे रहा है? षटकोण का आधा दिखाई दे रहा है, और हमने कहा था जहां पर भी षटकोण का आधा हो और यदि वहां पर किसी अन्य संधि का नियम न लगे तो वहां पर विसर्ग संधि होगी। अर्थात इन सबको हटाकर इनसे पहले क्या लगा दूं? विसर्ग लगा दूं। अर्थात आविष्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आविह धन कार हो जाएगा। इसी प्रकार दुष्कर्म का क्या हो जाएगा? दूहा धन कर्म हो जाएगा। इसी प्रकार निष्कपट का क्या बनेगा? नीह धन कपट बन जाएगा। इसी प्रकार बहिष्कार का क्या बन जाएगा? बही धन कार बन जाएगा। तो अब आप षटकोण से उदाहरण भी आप सीख चुके होंगे। चलिए अब कुछ उदाहरणों की बात कर ले। यहाँ पर सरोते का, यदि सरोते का आधा मिल जाए तब भी वहां पर संधि कौन सी होगी? विसर्ग। जैसे हमारे पास एक शब्द है नमस्ते, क्या भाई साहब? नमस्ते। एक हमारे पास शब्द है नमस्कार, क्या भाई साहब? नमस्कार। और ले लीजिएगा एक हमारे पास शब्द है तिरस्कार, अर्थात अपमानित करना। एक हमारे पास शब्द है, यहां से यदि और शब्दों की बात करें, तिरस्कार के बाद हम बात करें यहां पर पुरस्कार। किसकी बात कर लेंगे? पुरस्कार। अब बताइए इन सभी शब्दों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सरोते का आधा दिखाई दे रहा है, अर्थात संधि क्या हो जाएगी? विसर्ग हो जाएगी। और सरोते को हटाकर इससे पहले क्या लगा दें? विसर्ग लगा दें। अर्थात बताइए नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? नमः धन ते बन जाएगा। यहां भी नमः धन कार बन जाएगा, तिरह धन कार बन जाएगा, पुरस्कार में पुरह धन कार बन जाएगा। कुल मिला के आपको ये तीनों से जहां पर भी दिखाई दे आधे, उन्हें हटाकर पहले क्या लगा दो? विसर्ग लगा दो। चलिए अब बात करें, हमने कहा था यदि र की रेफ भी मिल जाए और वहां पर अन्य संधि का नियम ना लगे तो वहां भी विसर्ग संधि होती है। जैसे इसका पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथियों, फिर हम इसे हटा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इसे हटा रहे हैं। तो ये थी आपकी ट्रिक नंबर फर्स्ट। चलिए अब र की रेफ से उदाहरणों की बात करें। हमने 3 श की तो बात कर ली। अब देखिए र की रेफ से उदाहरण की बात करें, यदि र की रेफ मिल जाए तो वहां पर आपकी कैसी संधि होगी? विसर्ग संधि। जैसे हमने लिख दिया निर्जन, हमने यहां पर लिख दिया दुर्गण या दुर्गुण, दुर्गुण या निर्गुण, या फिर अन्य शब्दों की बात कर ले दुर्घटना। कौन सी घटना? दुर्घटना। और हम उदाहरणों की बात कर ले यहां पर, तो आयुर्वेद, क्या लिख सकते हैं? आयुर्वेद। बताइए इन सभी शब्दों में आपको क्या दिखाई दे रही है? र की रेफ दिखाई दे रही है। और हमने कहा था यदि र की रेफ होगी तो वहां भी विसर्ग संधि होगी। करना क्या है? जहां पर र की रेफ आई है उससे पहले क्या लगा देंगे? विसर्ग लगा देंगे। अर्थात निर्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निह धन जन। जहां पर कोई भी जन या लोग नहीं होगा इस स्थान निर्जन कहलाता है। इस प्रकार दुर्गुण का दूह धन क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। दुर्घटना का दूह धन घटना हो जाएगा। और इसी प्रकार आयुर्वेद का आयु है धन वेद हो जाएगा। आयु है धन वेद हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारी ट्रिक नंबर फर्स्ट थी, जिसमें आपको ये 3-4 चीजों को ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करें हमारी ट्रिक नंबर 2 की। इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। अब बात करेंगे हमारी ट्रिक नंबर 2 की। हेडिंग लिख सकते हैं आप ट्रिक नंबर 2। अब देखिए ट्रिक नंबर 2 में आपको क्या ध्यान में रखना है? ट्रिक नंबर 2 में आपको यह ध्यान में रखना है, यदि भाई साहब पहले पद में क्या हो जाए? कोई स्वर हो जाए, और स्वर कौन सा हो? अस्वर। पहले पद में कौन सा स्वर मिल जाए? अस्वर मिल जाए। और दूसरे पद में आपका कोई सघोष वर्ण हो, कोई सघोष वर्ण हो। बात करें सर ये सघोष वर्ण क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में आपकी स्वर तंत्रियों में गुंजन झनकार होता है उसे सघोष वर्ण कहा जाता है, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो यदि पहले पद में क्या हो जाए? आपका स्वर हो जाए, अर्थात विसर्ग से पहले पद में देखिए विसर्ग लगा होगा अंत में, विसर्ग से पहले यदि अस्वर हो और दूसरे पद में कोई सघोष वर्ण हो तो हमेशा ध्यान में रखेंगे विसर्ग का परिवर्तन किसमें कर देंगे? ओ में कर देंगे। विसर्ग का परिवर्तन किसमें कर देंगे?
ओ में कर देंगे। अब देखिए सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो आप सभी जानते हैं जो सभी स्वर होते हैं 11, सभी स्वर होते हैं 11, ये भी सघोष होते हैं। तीसरे चौथे पांचवें वर्ग, तीसरे चौथे पांचवें वर्ग के सभी वर्ण भी अर्थात ये 15 वर्ण भी आपके सघोष होते हैं। साथ ही साथ आपके या रा ला वा सभी आपके जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं या रा ला वा, और उसमें संघर्षी में से आपका सिर्फ हा, ये भी सारे क्या होते हैं आपके संयुक्त आपके आपके सघोष वर्ण होते हैं। कुल मिलाकर ये आपके कितने हो जाएंगे, 31 होते हैं। तो कुल मिलाकर ध्यान रखना है ट्रिक नंबर 2 में, यदि पहले पद में विसर्ग से पहले अस्वर हो और दूसरे पद में कोई सघोष वर्ण होता है, अर्थात 11 स्वर या फिर ये पांचों में से या फिर तीसरे चौथे पांचवें वर्ग के जो वर्ण होते हैं उनमें से कोई से वर्ण होने पर हमेशा विसर्ग का परिवर्तन किसमें कर दिया जाएगा, ओ में कर दिया जाएगा। जैसे उदाहरणों की बात करें अभी आपको समझ में आएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप मैंने यहां पर लिख दिया, कुछ उदाहरणों की बात कर लेंगे। देखिए ट्रिक नंबर 2 को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लिख रहे हैं। जैसे यहां पर ट्रिक नंबर 2 में देखिए पहले नंबर पे यहां पर हमने लिख दिया मनः धन योग, मनः धन योग, या फिर यशः धन दा, या फिर सरह धन ज, या फिर और उदाहरणों की बात कर ले यहां पर तपह धन वन, तपह धन वन। अगले उदाहरण की बात कर ले यहां पर, और उदाहरण के लिखे यहां पर मनः धन दशा, मनः धन दशा, और उदाहरण ले ले यहां पर मनः धन हर, मनः धन हर। इन सभी में आप देख पा रहे हैं, बताइए विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है, आस्वर। विसर्ग से पहले क्या है, आस्वर है। और हमने कहा था विसर्ग से पहले आस्वर हो और दूसरे पद के प्रथम वर्ण में कोई सघोष वर्ण होता है तो हमेशा विसर्ग का परिवर्तन किसमें कर देंगे, ओ में कर देंगे। अर्थात बताइए मनः धन योग बराबर क्या बन जाएगा, फिर मेरे विद्वान साथियों मनोयोग बन जाएगा, अर्थात विसर्ग का परिवर्तन ओ में कर दिया। यशः धन दा बराबर क्या बन जाएगा, यशोदा बन जाएगा। सरह धन ज बराबर क्या बन जाएगा, सरोज बन जाएगा। तपह धन बराबर तपोवन हो जाएगा। मनः धन दशा बराबर मनोदशा हो जाएगा। और मनः धन हर बराबर क्या हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा। मन को हरण जो कर लिया था श्री कृष्ण भगवान को कहा जाता है। तो ये हमारी ट्रिक नंबर 2 थी, जिसमें हमेशा ध्यान रखना है कि विसर्ग का परिवर्तन किसमें होता है, आपका ओ सर में हो जाता है। चलिए तो 2 ट्रिक मैंने आपको शानदार बता दी है। अब चलते हैं विसर्ग संधि की अंतिम ट्रिक पर, उसी के साथ साथ विसर्ग संधि भाई साहब स्वाहा हो जानी है। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बात करें अब हमारी ट्रिक नंबर 3 की। अब देखिए ट्रिक नंबर 3 आपकी क्या है, जैसे हमने कहा था कि संधि में आपके 2 पद होते हैं, पहला और दूसरा पद। संधि हमेशा पहले पद के अंतिम वर्ण में और दूसरे पद के प्रथम वर्ण में होती है। अब हम कह रहे हैं यदि पहले पद का अंतिम वर्ण छोटी ई हो जाए या फिर छोटा ऊ हो जाए, क्या हो जाए, छोटी ई या छोटा ऊ हो, और इसके बाद क्या रहेगा, विसर्ग लगा रहेगा, और प्लस उसके बाद कोई र वर्ण आ जाए, क्या आ जाए, कोई र वर्ण आ जाए। क्या कह रहे हैं, पहले पद के अंतिम वर्ण में छोटी या छोटा ऊ हो, उसके बाद विसर्ग हो, और दूसरा पद का प्रथम वर्ण र वर्ण हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये जो छोटी या बड़ी छोटी या छोटा ऊ है, इसका परिवर्तन दीर्घ स्वर में कर दिया जाएगा, अर्थात ये बड़ी ई बन जाएगी और ये बड़ा ऊ बन जाएगा। ध्यान में रखेंगे। कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं, यदि पहले पद के अंतिम वर्ण में क्या हो, लघु स्वर हो, पहले पद के अंतिम वर्ण में लघु स्वर हो और इनके बाद र वर्ण आए तो इनका परिवर्तन दीर्घ स्वर में कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाएगा, इनका परिवर्तन दीर्घ स्वर में कर दिया जाएगा। जैसे उदाहरण की बात करें, अभी आपको समझ आ जाएगा। जैसे उदाहरण की बात करें, यहां पर हमने शब्द लिख दिया नीह धन रज, दूसरा नीह धन रोग, नीह धन रव,
और बात कर ले यहां पर नीह धन रंध्र। और उदाहरणों की बात करें दुहे धन राज। और बात करें यहां पर चक्षु है धन रोग। दुहे धन राज, चक्षु धन रोग। इसी प्रकार दुहे धन रम्य, दुहे धन आपका रम्य। तो यहां पर मैंने आपको ट्रिक नंबर 2 में कुछ उदाहरण लिखा दिए। अब बात करें यहां पर इनको सॉल्व करने की जब बात आएगी, बताइए पहले पद के अंतिम वर्ण में छोटी ई छोटी दिखाई दे रही है, या फिर छोटा ऊ या छोटा ऊ दिखाई देगा। और हमने कहा उसके बाद कौन सा वर्ण आए, र वर्ण आए। उसके बाद कौन सा वर्ण जाए, र वर्ण आए। तो ऐसी स्थिति में छोटी ई का परिवर्तन बड़ी ई में और छोटे ऊ का परिवर्तन बड़े ऊ में कर देंगे। अतः निह धन रज बराबर क्या हो जाएगा, तो नीरज हो जाएगा। बताइए छोटी का परिवर्तन किसमें कर दिया, बड़ी में। निह धन रोग बराबर निरोग हो जाएगा। देखिए हम लोग निरोग लिखते समय छोटी ई का प्रयोग करते हैं, जबकि वास्तव में निरोग में बड़ी ई की मात्रा आती है। इस प्रकार निह धन रव बराबर नीरव। नीरव का मतलब होता है जहां पर ध्वनि नहीं हो, ध्वनि रहित, निरंध्र हो जाएगा। इसी प्रकार आपका ये निरंध्र हो जाएगा। इस प्रकार दुहा धन राज बराबर बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी, दुराज हो जाएगा। और इसी प्रकार चक्षु धन रोग, देखिए चक्षु होता है आंख, आंख के रोग को हम चक्षु रोग कहेंगे, बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी। और दुह धन रम्य बराबर क्या हो जाएगा, दुरम्य हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि पहले पद में यदि छोटी या बड़ी ऊ हो और इसके छोटा ऊ हो, इसके बाद आपका विसर्ग हो, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण र से प्रारंभ हो, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का परिवर्तन आपका दीर्घ स्वर में कर दिया जाएगा। तो ये भाई साहब आपकी तीन शानदार ट्रिक मैंने आपको विसर्ग संधि में बताई है। और अब इसी के साथ भाई साहब संधि का स्वाहा हो चुका है। चलिए दोस्तों, तो यदि क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं हर रात 9 बजे हम आपके लिए मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए शानदार हिंदी का सेशन लेकर आते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर, राम राम सा।